हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर यज्ञ सकलानी आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि होने वाली है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ऊपर। इससे पहले हमने बात करी थी ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर, जिसमें हमने बात करी थी ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं और कैसे हम इसको ट्रीट करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ऊपर, जो कि कुछ हद तक उससे सिमिलर होता है और काफ़ी एस्पेक्ट में उससे अलग होता है। अगर आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इसके एंड में मैं आपके सामने वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वीडियो परोस दूंगा। आप उसको तब देख लीजिएगा और सिमिलैरिटीज फाइंड कर लीजिएगा और डिफरेंस फाइंड कर लीजिएगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बीच में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो दोस्तों, आज मेडिसिन ऑल में हम बात करने जा रहे हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ऊपर। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो नाम है वो रूमेटॉइड होता है बोन्स और मसल से रिलेटेड कुछ चीज। अर्थ मतलब होता है जॉइंट और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो जॉइंट का इन्फ्लेमेशन जो होता है उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। अब आप बोलेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी मैंने यही बोला था और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी मैंने यही बोला, तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक वेयर एंड टियर की डिजीज थी और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। अब ऑटो इम्यून डिजीज होने के साथ साथ इसमें एक ये फीचर भी होता है कि जो इसमें इन्फ्लेमेशन होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इन्फ्लेमेशन होता है लेकिन वो थोड़ा माइल्डर इन्फ्लेमेशन होता है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में काफ़ी हाई डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन पाया जाता है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक कंपेरेटिवली एक यंगर लोगों की बीमारी है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस भी थी। ऑस्टियोआर्थराइटिस 60s या 70s उम्र के पेशेंट को अफेक्ट करती थी, लेकिन जो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है इसमें पेशेंट्स का एज ग्रुप लगभग 30 to 50 ईयर्स के बीच में ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं। तो ये कंपेरेटिवली यंगर पेशेंट्स की बीमारी है। अगर हम बात करें रूमेटॉइड अर्थराइटिस की तो ग्लोबली रूमेटॉइड अर्थराइटिस पूरी वर्ल्ड की 1% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। अब आप सोचेंगे 1% तो बहुत कम होता है, लेकिन जब 7 या 8 बिलियन लोगों पे आप 1% को कंपेयर करते हैं तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब जो 1% पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करता है उस परसेंट पॉपुलेशन में से जो 1/3 पेशेंट्स होते हैं वो सब फीमेल्स होती हैं और ये जो यंगर पेशेंट्स होते हैं 50 से नीचे एज के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये 1/3 फीमेल्स हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है यानी मीनोपॉज के बाद 50+ ईयर के पेशेंट्स को अगर हम देखें मेल्स और फीमेल्स में तो वो इक्वल नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं 50+ एज के। लेकिन 50 से जो छोटे पेशेंट्स हैं उनमें जो फीमेल्स का नंबर है वो 3 गुना ज़्यादा होता है मेल्स से। तो क्लियरली इसमें हार्मोनल इंडिकेशन नजर आता है। हमको अभी एग्जैक्टली पता नहीं चला है कितना रोल है, लेकिन क्लियरली हार्मोनल रोल इसमें है। अब मैंने पिछली वीडियोस में भी इस बात को बताया था कि ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होती हैं, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं हमारे उनके लिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि देखिए ऑटो इम्यून डिजीजेस को अगर हम ब्रेक डाउन करके देखें तो ऑटो मतलब होता है अपने आप से होने वाली चीज़, इम्यून होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है और डिजीज मतलब जो डिजीज कॉज हो रही है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप से डिजीज कॉज करता है, हमारे जो हेल्दी सेल्स जो बॉडी के हेल्दी सेल्स हैं उनको अटैक करने लग जाता है इम्यून सिस्टम और उसके कारण जो डिजीज कॉज होती है उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। अब ऑटो इम्यून डिजीजेस के मैं आपको कुछ कॉमन डिजीज बताऊं जो ऑटो इम्यून होती हैं। तो एक तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ये भी ऑटो इम्यून होता है। डायबिटीज़ का एक टाइप होता है वो भी ऑटो इम्यून होता है। माइस्थीनिया ग्रेविस एक बीमारी होती है, बहुत फेमसली अमिताभ बच्चन एक एक्टर हैं हमारे, उनको भी ये बीमारी थी माइस्थीनिया ग्रेविस। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस काफ़ी सारी होती हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही है। लेकिन अब ऑटो इम्यून डिजीजेस का मतलब समझ लीजिए कि ऑटो इम्यून डिजीजेस होती क्या है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स को अफेक्ट किल करने लग जाता है और उसके कारण जो डिजीज कॉज होती है उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। अब ये किन लोगों को अफेक्ट करती है? तो सबसे पहले एक 2 टाइप के जीन होते हैं, एक होता है HLA-DR1 और एक होता है HLA-DR4। जिन लोगों में ये 2 जीन पाए जाते हैं उनमें और इस रूमेटॉइड अर्थराइटिस के होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जिनको कोई इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन, उनमें ये ट्रिगर हो जाती है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि हर इन्फेक्शन रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रिगर करेगा, लेकिन कोई भी इन्फेक्शन रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रिगर कर सकता है। और जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें HLA-DR1 या HLA-DR4 जीन होता है वो लोग ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस डिजीज से अफेक्ट होने के लिए।
अब जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस साइनोवियल जॉइंट्स को अफेक्ट करती थी, उसी तरह रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी साइनोवियल जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। अंतर यह है कि जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन और रेडनेस काफ़ी कम हुआ करती थी, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा होता है और जॉइंट रेडनेस भी ज़्यादा देखी जाती है। इसके साथ साथ इस बात को भी देखा गया है कि जो जॉइंट्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, मेजरली वेट बेयरिंग जो नी जॉइंट होते थे या हिप जॉइंट होते थे, ये ज़्यादा अफेक्ट होते थे। लेकिन इस डिजीज़ में स्मॉलर जॉइंट्स होते हैं जो बॉडी के, जैसे रिस्ट जॉइंट हो गया आपका या इंटरफेरेंजियल जॉइंट हो गया, ये जॉइंट्स ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। अब जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो जॉइंट्स के साथ साथ ये काफ़ी अलग अलग बॉडी पार्ट्स को भी इन्वॉल्व करती है, जैसे कि लंग्स हो गए आपके, आईज हो गई, स्किन हो गई, इवन हार्ट को अफेक्ट कर सकती है, कार्डाइटिस कॉज कर सकती है। कार्डाइटिस, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि इन ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है। अब कई बार इसके साथ साथ रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ साथ एक और ऑटोइम्यून डिजीज होती है, जॉगन्स सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की ऑटोइम्यून डिजीज होती है, यानी कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को अफेक्ट करने लग जाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये बेसिकली ग्लैंड्स होती हैं जो कुछ सिक्रीशंस करती हैं, जैसे आइज़ में होती हैं, तो वो आइज़ में जो हमारा पानी होता है ना, आँखों का पानी, ये लैक्राइमल सिक्रीशंस बोलते हैं जिसको हम, वो लैक्राइमल सिक्रीशंस को सिक्रीट करती है। तो इनको अगर अफेक्ट करेगी, इनकी इंजरी हो गई लैक्राइमल ग्लैंड्स की, तो हमारी आइज ड्राई हो जाएंगी क्योंकि सिक्रीशंस नहीं रिलीज होंगे। तो ये भी हो सकता है। इसके साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो हमारी, उनको अटैक कर दिया तो मुंह आपका सूखा हो जाएगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, आपको मुंह की सिक्रीशंस कम हो जाएंगे, जो सलाइवा बनता है आपका वो कम बनेगा, तो उसकी वजह से ड्राई माउथ हो जाएगा आपको। तो इसको बोलते हैं जॉगन्स सिंड्रोम। अब इसके साथ साथ ये बीमारियां ज़्यादातर सिमेट्रिकल होती है, यानी अगर एक हाथ के जॉइंट्स को इन्वॉल्व करा तो काफ़ी हद तक दूसरे हाथ के भी जॉइंट को इन्वॉल्व कर लेती है। जैसे हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखा था, तो अगर आपका एक घुटना इन्वॉल्व होता था तो ज़्यादातर वो दूसरा घुटना इन्वॉल्व नहीं होता था। ज़्यादातर कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता, तो उसको बोला जाता है एसिमेट्रिकल डिजीज़। लेकिन ये होती है सिमेट्रिकल, यानी एक हाथ के जॉइंट को अगर इन्वॉल्व करा तो दूसरा जॉइंट भी इन्वॉल्व ज़्यादातर होता है इसमें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में स्मॉलर जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो ये स्टार्टिंग में होते हैं, स्टार्टिंग में स्मॉलर जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एज डिजीज प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती रहती है तो लार्जर जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है, जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होती रहती है वैसे वैसे ये अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती रहती है, जैसे हमारे लंग्स हो गई या हार्ट हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, स्किन हो गई, इवन नर्वस सिस्टम जो हमारे नर्व्स हैं उनको अफेक्ट कर सकती है। तो ये काफ़ी एक सीरियस कंडीशन बन जाती है जैसे जैसे प्रोग्रेस करती रहती है। और एक रिपोर्ट में हमारी ये पता चला था कि जिन लोगों को ये डिजीज़ 20 साल से रहती है, यानी 20 साल पहले ये डिजीज़ शुरू हुई होती है, तो 20 साल बाद वो 80% लोग इससे सीवियरली या मॉडरेटली अफेक्ट हो जाते हैं। अब बात आती है इसके डायग्नोसिस की। सबसे पहले डायग्नोसिस में तो ये है कि आप लोग सेल्फ डायग्नोसिस कभी मत कीजिए। ऐसा ये नहीं है कि आपके जॉइंट में ज़रा सा दर्द हुआ, हाथ में उंगलियों की जॉइंट में दर्द हुआ तो आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगा। जैसे मैंने आपको बताया 1% लोगों को ये पूरे वर्ल्ड में अफेक्ट करता है, तो 99 लोग जो होंगे जिनकी उंगलियों में दर्द हो रहा होगा वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं होगा। तो सबसे पहले डॉक्टर्स आपके सिम्टम देखेगा, सिम्टम के अनुसार डॉक्टर्स आपको एक्सरे प्रिस्क्राइब कर सकता है जिसमें बोनी इरोजन्स दिखते हैं, डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी दिखती है। इसके साथ साथ ब्लड में चेक करते हैं रूमेटॉइड फैक्टर को, और वो होना काफ़ी हद तक डिफाइन करता है कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकती है। इसके साथ साथ एक और एंटीबॉडी होती है जो ब्लड में मिलती है, जिसका नाम होता है एंटी-CCP एंटीबॉडी। एंटी-CCP एंटीबॉडी का मतलब होता है एंटी साइक्लिक सिट्रोनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट पे। सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी आपको सिम्टम्स रिलीव करने में काफ़ी मदद करेगा। इसके साथ साथ पेन किलर के लिए आपको नसेड्स दिए जा सकते हैं, जिनका मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं और ये नॉन स्टेरॉयडल हैं। इसके साथ साथ अगर इससे भी रिलीव नहीं होते तो स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को और कम करते हैं। लेकिन स्टेरॉइड्स का आपको पता है कोविड के सिचुएशन में स्टेरॉइड का कितना मिसयूज़ हुआ था और स्टेरॉइड के कितने एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिले थे, तो इसलिए स्टेरॉइड्स को आप अपनी मर्जी से बिल्कुल ना लीजिए। इसके साथ साथ जो इसके मेन ड्रग्स होते हैं वो होते हैं डीमार्ड्स यानी डिजीज मॉडिफाइंग एंटी र्यूमेटिक ड्रग। तो इसमें आते हैं आपके मिथोट्रेक्सेट, सल्फासेरेजिन, इस टाइप के ड्रग्स आते हैं। अब ड्रग्स के नाम तो मैं आपको नहीं बताने वाला इसमें,
तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को बंद करने से पहले लाइक करना ना भूलिए, कमेंट कीजिए अगर आपके दिमाग में कोई और टॉपिक है जिसको आप सुनना चाहते हैं, जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं, उस टॉपिक को अपना कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्प कर सकती है। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए यार। मैं देख रहा हूँ व्यूवर्स कई सारे आ रहे हैं लेकिन उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मैं चलता हूँ आप लोगों के लिए अगली वीडियो की प्रिपरेशन करने। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।